नमस्कार। जो हाल ही में आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को 6 से 6.5% बताया और उसके पलट भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में दावा किया कि भारत 8 से 8.5 या 8 प्लस जीडीपी से बढ़ रहा है, उसको संदेह की निगाह से देखा गया। तो आज हम इसमें संक्षिप्त में ये जानेंगे कि कोई भी सांख्यिकी के द्वारा कैसे किसी भी नंबर को बदल सकता है, उसमें उसको ऐसा दिखा सकता है जैसे वहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छी है, जबकि जो यथार्थ हो, जो रियलिटी हो, वह उसके बिल्कुल पलट हो। तो आज हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, जिसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सरल भाषा में समझें तो जीडीपी का मतलब ये है कि किसी भी देश में प्रतिवर्ष एक साल में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनती हैं, उनकी जो टोटल वैल्यू है, उसको उस देश की जीडीपी कहते हैं। अब जो ये जीडीपी है, जीडीपी कैसे बनती है? जीडीपी बहुत सारे कारकों से बनती है। क्या उस देश में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बन रही हैं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का शेयर क्या है जीडीपी में? और जितने भी स्ट्रक्चरल और जितने भी सेक्टर्स होते हैं, उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, नौकरियां कितनी बन रही हैं। कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि अगर किसी देश की जीडीपी अच्छी है तो वहाँ पर नौकरियां ज़्यादा बनेंगी, वहाँ पर बिजनेसेस ज़्यादा लगेंगे, वहाँ पर एक जो कंस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है वह भी बढ़ती है, कि लोग स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वे ऐसे असेट्स बनाते हैं जिससे कि कुछ प्रोडक्शन होता है, कुछ बनता है। सरल भाषा में इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब हम ये यहाँ इस वीडियो में हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई सरकार जीडीपी के आंकड़ों को बदलती है, उनको वो ब्यूटीफाई करती है, उनको वो सुंदर बना रही है, तो ऐसा वह कैसे कर पाती है और इसके क्या क्या तरीके होते हैं जो कि नंबर्स को अच्छा दिखाने, उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाने में मदद करते हैं। तो पहला तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं बेस ईयर इफेक्ट। सरल भाषा में समझें तो अगर किसी सरकार को ये दिखाना हो कि उसके कार्यकाल में, उसके 5 साल में, 10 साल में जो अर्थव्यवस्था है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, तो वह उसके लिए क्या करती है कि जो तुलना के लिए वह एक वर्ष यूज़ करती है, जिसको बेस ईयर कहते हैं, ये बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहे हैं, वह वो साल चुन लेती है जो कि पिछले सालों में या पुरानी सरकारों में, जब उनकी सरकार नहीं थी, किसी और की सरकार थी, जो साल जीडीपी के हिसाब से पुअर रहा हो, जिसमें ग्रोथ कम हो, उस वाले साल को वो अपना लेती हैं। एक कम बढ़त के साल में एक खराब ग्रोथ के साल की अगर तुलना किसी भी मीडियोकर ग्रोथ के साल से करी जाए, तो वह नंबर आपको ये लगेगा कि जो आपकी इकोनॉमी में है उसमें जीडीपी ग्रोथ हो रही है। लेकिन उसका कारण सिर्फ ये है कि आप जो तुलना के लिए आपने वर्ष चुन लिया है वह बहुत खराब ग्रोथ का वर्ष है, इसलिए उसके सामने जिसकी भी तुलना करी जा रही है वह साल आपको अच्छा ही दिख रहा है। तो ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप जो जीडीपी अपनी कैलकुलेट कर लें, उसमें आपने जिस तरीके के प्रोडक्ट्स को रखा है, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स को रखा है, वह ऐसे हैं जो कि एक गलत पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आज के समय में हो सकता है कि जो स्मार्टफोन लोग कर्ज लेके भी खरीद रहे हैं, लेकिन अगर उसका हम वैसे कंस्ट्रक्टिव फ़ायदा देखें तो उसका हमको आकलन करना पड़ेगा कि स्मार्टफोन्स खरीदने से एक्चुअली कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, या उसका कितना डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से देश को फ़ायदा होता है। लेकिन अगर वह भी आप अपनी जीडीपी में इंक्लूड कर रहे हैं, तो जो आपकी अर्थव्यवस्था खराब होने के बाद भी, क्योंकि एक कोई नंबर उसमें अच्छे हैं, तो उससे ओवरऑल इफेक्ट उसमें अच्छा आ जाएगा। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि जो आपकी जो जीडीपी है, जीडीपी में जो आप सेक्टर्स चूज कर रहे हैं, वे
बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं। भारत एक जैसी अर्थव्यवस्था है, इसमें दो क्षेत्र हैं या सेक्टर हैं। एक इसमें संगठित क्षेत्र है और दूसरा असंगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र या ऑर्गेनाइज सेक्टर और असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज सेक्टर। संगठित क्षेत्र का मतलब है जो भी बिजनेस फॉर्मल बिजनेस है, जो कि ब्रांडेड बिजनेस है, आप सिंपल भाषा में जान सकते हैं। तो जितनी भी बड़ी कंपनी है वो सारी की सारी संगठित क्षेत्र में आती हैं। असंगठित क्षेत्र क्या है? असंगठित क्षेत्र आपका जितनी आपकी छोटी दुकानें हैं, खुदरा व्यापारी आपके मोहल्ले में हैं, और जितना भी अधिकांश जितने छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां हैं, स्मॉल एंड मीडियम स्केल या फिर कुटीर, बहुत जो छोटे बिजनेस हैं, वो सारे असंगठित क्षेत्र में आ रहे हैं। हम सरल भाषा में समझ रहे हैं। और जो असंगठित क्षेत्र है, आज में भी असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र के तुलना में काफ़ी बड़ा है। असंगठित क्षेत्र अभी भी संगठित क्षेत्र की तुलना में काफ़ी बड़ा है। तो क्योंकि हम अपने जीडीपी का जब आकलन कर रहे हैं तो हम संगठित क्षेत्र से कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी आपके पास संख्या आएगी, जो भी आपके पास नंबर्स आएंगे, वह संगठित क्षेत्र के नंबर हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई खुदरा व्यापारी है, कोई दुकानदार है, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है, तो उसका जो पेन है वो आपके जीडीपी में नज़र नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त जो इसमें ना चौथा बिंदु है, वह हम अपनी जीडीपी को किस तरीके से पीरियोडिकली कितनी बार हम उसकी गणना करते हैं, उससे संबंधित है। अब जो जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका वैसा ही है जैसा कि बहुत बड़े नंबर्स को हम जब उसका एस्टिमेशन करते हैं, जब उसका आकलन लगाते हैं, तो यहाँ पर भी वही तरीका है। कहने का अर्थ यह है कि अगर इस साल की जीडीपी है तो हम उसी को ही एक तरीके से एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे साल के लिए। हम फिर से पूरे के पूरे डेटा को नहीं रीड करते। कहने का अर्थ यह, आपको पता है इस साल आपके उदाहरण के लिए जीडीपी 100 रुपये की है, आपको ये पता है कि अगले साल ये 6% से हुई है, तो आपको समझ में आ गया अगले साल ये जो इकनॉमी है वो 106 हो जाएगी। तो हम इस तरीके से करते हैं। तो अब हम जो अपनी गणना कर रहे हैं जीडीपी की, वह ऐसे कर रहे हैं कि हम हर तिमाही में अपने जीडीपी के नंबर्स ला रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर ये तिमाही, क्योंकि आपको पता है पूरा साल जो होता है वह इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक जैसा नहीं होता। किसी तिमाही में, तिमाही का अर्थ यह है पूरे साल को 3-3 महीने के ग्रुप्स में आपने कर दिया, तो 4 तिमाही हुई। तो किसी तिमाही में कोई फसल कटाई होती है, उसी समय त्यौहार होते हैं, तो उस समय ग्रोथ ज़्यादा आती है, उस समय लोग स्पेंड ज़्यादा करते हैं, डिमांड ज़्यादा बनती है। तो अगर आप हर तिमाही में अपनी जीडीपी नंबर्स को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पुरानी तिमाही अगर कमज़ोर भी है तो आपने उसका प्रोजेक्शन नई तिमाही में कर दिया जो अच्छी थी। उसके बाद की अगर कमज़ोर है तो आपने अच्छी का फिर प्रोजेक्शन कर दिया और आपने तीसरी तिमाही के नंबर्स आपने फाइंड कर लिए। तो ये चौथा तरीका है कि आपके जीडीपी के नंबर किस तरीके से गलत आ जाते हैं। अब ये तो थे चार बिंदु। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक जो साधारण व्यक्ति होता है उसको कैसे समझना चाहिए कि हमारे जो ये जीडीपी के नंबर हैं या जो सरकार के दावे हैं उसकी तुलना में जो यथार्थ है, जो रियलिटी है, वह उससे पलट है, सच्चाई कुछ और है। तो सीधा सा तरीका ये है कि आप ये देखिए कि अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, और आप संगठित क्षेत्र में नहीं आते, तो आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? आपके वहाँ डिमांड कैसी है? आपको क्या लगता है डिमांड की स्थिति? आप स्ट्रगल तो नहीं कर रहे। विद्यार्थी जो हैं, जो उनको ये देखना चाहिए कि सारी चीज़ें, उनकी परीक्षाएं वगैरह कितनी स्मूथली चल रही हैं, बेकार के आपको एक्टिविटीज़ में तो नहीं लाया है, पढ़ाई कितनी अच्छी हो रही है, आपकी कितनी कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन हो रही है, और आपको ये डेटा वगैरह पढ़ना सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा है, ये भी आवश्यक है। आज आप विद्यार्थी हैं, कल को आप देश के नागरिक आपने बनना है, जागरूक नागरिक बनना है, मतलब आप वोट देंगे, ये सब, तो आपको डेटा को रीड करना आना चाहिए।
इसके अतिरिक्त जो लोग इस समय नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी को स्विच कर रहे हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि नौकरी की क्या कंडीशन है, डिमांड क्या है, एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। साथ में आपके पास जैसे एक लोगों के दिमाग में एक भ्रम होता है, जिसको मैं भ्रम ही कहता हूँ, मिथ है ये। वे ये सोचते हैं कि किसी समय इकोनॉमी में गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी सिल्वर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, किसी समय आपको एफडीज में अच्छा रिटर्न मिलता है, किसी समय स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, किसी समय ज़मीनें ज़्यादा रिटर्न देती हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता। अगर इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी है, अगर इकोनॉमी गुड हेल्थ में है, तो जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी असेट क्लास हैं, जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी असेट क्लास हैं, वे अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये थोड़ी आपको क्योंकि क्या होता है, लोगों के पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रोफेशनल के नाते अपने को देखते हैं, तो हम सच बोलते हैं। तो क्या है कि अगर आप पुरानी सरकारों में देखें, पुरानी नहीं, 2004 से 2014 तक की, खास तौर पर उनकी 2012 तक की जो परफॉर्मेंस देखें, तो आप ये पाएंगे कि जो आपके एफडीज में इंटरेस्ट था, वो सीनियर सिटीजन के लिए 10% तक भी था। और जो आपको किसी भी आपकी जो डेट थी, उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता था। और जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस थी, ये कम थी। और जो गोल्ड था, गोल्ड ने भी उस समय, जितने भी असेट क्लासेस हैं, सब ने, वेज ग्रोथ हुई, लोगों की तनख्वाहें बढ़ी, लोगों की तनख्वाहें बढ़ी। तो वेज ग्रोथ भी एक तरीका है कि आप अपनी इकोनॉमी की वो, और साथ में डिमांड होती है, डिमांड भी बढ़ती है। उसके अलावा सरकारों ने प्रो पीपल पॉलिसीज़ निकाली। उसी समय आप देखिएगा कि मनरेगा आया था, कि उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देनी चाहिए लोगों को, साल में 200 दिन का रोजगार मैंडेटरी देना चाहिए लोगों को, जिससे उनके हाथ में पैसा है। उसी समय आप ये देखिए 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया। लोगों के पास सूचना होनी चाहिए, लोगों के पास सूचनाएं होनी चाहिए, जिससे कि वे सही तरीके से सोच सकें, उनका उत्पीड़न ना हो। उसी समय RTE आया था, राइट टू एजुकेशन, 2009 में। वह भी प्रो पीपल पॉलिसी थी, कि आपको पढ़ाई का भी आपका एक अधिकार है, आपका एक फंडामेंटल राइट बना दिया उसको, कि अब मतलब एजुकेशन आपके लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। आप किसी बंद डब्बे में बैठ के चीज़ों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसके पलट जो 2014 के बाद जो सरकार आई, उसने सबसे पहले काम क्या किया, प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया। अब आपके पास कोई भी डेटा नहीं आ सकता। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया, जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर इफेक्ट का फ़ायदा उठाया, ख़राब साल से ना तुलना करी। तीसरी चीज़, ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपने प्रोडक्ट्स डाल दिए जीडीपी के कैलकुलेशन में, जो कि आपकी इकोनॉमी की सही उसको आईना नहीं दिखा सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। फिर क्या है, एफडीज़ में इंटरेस्ट कम हुआ, डेट में इंटरेस्ट कम हुआ, एक स्पेक्युलेटिव चीज़ें बढ़ी। जो गोल्ड एंड सिल्वर अभी बढ़ा है, गोल्ड एंड सिल्वर ऐसे नहीं पड़ता। देखिए, इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में होना चाहिए जिसको कंस्ट्रक्टिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, कि लोगों ने कोई असेट बनाना चाहिए जो कि नौकरी बनाए, कुछ बनाए। गोल्ड एंड सिल्वर का जो इन्वेस्टमेंट है, या तो ये एक तरीके से हेजिंग इन्वेस्टमेंट है, कि जो जिनके पास बहुत पैसा है, जो है वो अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए हेज करते हैं एक बहुत ही सेफ असेट से। या दूसरी चीज़ ये है कि ये मान सकते हैं स्पेक्युलेटिव है, कि लोग स्पेक्युलेशन में गोल्ड एंड सिल्वर को खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको और कोई एवेन्यू मिल नहीं रहे हैं पैसे को बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये एक जीडीपी ग्रोथ से जोड़ के मैंने आपको एक मूल्यांकन करने का तरीका बताया। तो किसी और विषय में किसी और दिन आपके साथ बात होगी। धन्यवाद।